देखिए, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको समझना है मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या है? तो सिंपल सा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, इवन हाफ केजी हो सकता है, या एक बहुत बड़ा ट्रक है तो हो सकता है 500 केजी का हो, 5000 केजी का हो। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v। वेलोसिटी आप जानते हो। तो अगर इसका मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम बराबर लिखो, p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम बराबर होता है m इंटू v। इसका मास को इसके वेलोसिटी से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई, तो मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो गया? तो इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो उसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मान लें कि एक चौक है, ये चौक है, वजन कितना होगा? 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो, इसको हाथ पे रखे हुए हैं। तो अभी अगर इसको रखे हुए हैं, मास तो कुछ ना कुछ है लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी मतलब कि स्पीड। जैसे पंखा भी चल रहा है ना, तो पंखा का देख रहे हो ना, स्पीड थोड़ा सा कम है और उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, तो कह सकते हो उसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी थोड़ा कम है। तो वेलोसिटी, अब इसका वेलोसिटी कितनी है? 0, रुका हुआ। तो मास तो है लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0। इसका मोमेंटम होगा 0 क्योंकि इसका वेलोसिटी नहीं है। मान लीजिए कि अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, 1 kg का, और जा रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड दिया हुआ या वेलोसिटी दिया हुआ कि एक ऑब्जेक्ट 1 kg का है और उसमें कितना वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर मोमेंटम निकालना हो तो मास 1 kg और इसको इंटू कर दें कितना से? 10 से। तो इसका मोमेंटम आ जाएगा 1 इंटू 10, तो मतलब 10, और यूनिट क्या लिखेंगे इसका? केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट में तब होगा जब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। अगर वेलोसिटी नहीं होगा तो मतलब उसके अंदर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम 0 है। जैसे अगर अभी ये डस्टर रखा हुआ है तो डस्टर का मोमेंटम कितना है? 0। अभी ये चौक, अभी हम आपको फेंकेंगे, अभी इसे अगर मान लो कि इसको हम ऐसे हाथ पे गिराते हैं, कुछ चोट लगा? नहीं लगा। अभी ऐसे हल्का सा फेंके, एकदम वेलोसिटी, इसका मास वही रखे, वेलोसिटी थोड़ा कम, सिर पे मारे किसी का, चोट लगेगा? तो हम ऐसे खींच दिए पूरा दम और इसकी वेलोसिटी को, मतलब उसके स्पीड को पूरा बढ़ा दिए, मार दिए, तो क्या होगा? थोड़ा ज्यादा चोट लगेगा। बुलेट, बुलेट समझती हो? गोली जो बंदूक के अंदर होता है, उसका मास तो काफी कम होता है, लेकिन जब किसी को मारा जाता है वहीं लुढ़क जाता है। तो आखिर उसका होता क्या है? तो मास तो भले कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वो होल्ड कर देता है ना। तो मोमेंटम का मतलब, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोमेंटम निकालना हो तो उसके मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन मास हमेशा आपको केजी में लेना है और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है, तो ही मोमेंटम आपका निकलेगा। ठीक? तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मैथमेटिकली मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर होता है m इंटू v, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि अब
सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एकदम अभी रुका हुआ है, एकदम कुछ नहीं। कल हम पढ़े हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी अगर ये रुका हुआ है तो कब तक ये रुका रहेगा? जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगे। ये तो पता है ना हमको, ये डस्टर है यहाँ रखा हुआ, ये डस्टर यहाँ कब तक रहेगा? जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगा। ये यहाँ पे रखा हुआ, मान लो कि कोई एक कांटी ही है, ये कब तक ऐसे रखा हुआ? जब तक इसमें फोर्स नहीं लगा। अब इसमें हम फोर्स लगा दिए, मूव किया ना, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया, मोशन में आया। तो ये अगर रेस्ट में है, मान ले कि अभी इसकी वेलोसिटी जो है, अभी इनिशियली जो वेलोसिटी होता है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, मान ले कि 0। अब हम क्या किए कि एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया। जैसी एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या ये वेलोसिटी 0 ही रहेगा? नहीं, अब इसका वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया? v। पहले u था, अब कितना हो गया? तो अगर यहाँ पर मोमेंटम अगर मान लेते हैं p1, तो p1 मास को अच्छा मास चेंज करेगा कि नहीं करेगा? मान लो पहले 5 kg का था, अब यहाँ पे आके क्या 10 kg का हो जाएगा? मास तो सेम ही रहेगा। तो अभी इसका अगर मोमेंटम निकालेंगे तो लिखेंगे mu, और यहाँ पर मोमेंटम निकालेंगे तो mv। तो क्या मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला चीज कि अगर हम फोर्स अप्लाई किए तो उसका वेलोसिटी चेंज किया, वेलोसिटी चेंज किया। तो अब मालूम है आपको कि u और v सेम नहीं है। अगर मान लिया कि ये थोड़ा देर के ऐसे समझिए कि अभी ये 2 kg का है और अभी इनिशियली इसका स्पीड कितना है? 0। तो मोमेंटम हो गया 2 × 0 तो 0। जब हम फोर्स लगाए तो ये इसका स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम अब कितना हो गया? 2 × 1 तो 2 चेंज हुआ ना। अब ये बताइए कि कितना ज्यादा चेंज करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? क्या हर बार वो 2 ही kg मीटर पर सेकेंड चेंज करेगा? हर बार क्या उतना ही चेंज करेगा जितना अभी किया है, या कभी ज्यादा भी चेंज कर सकता है, या कभी कम भी चेंज कर सकता है? तो कहते हैं कि नहीं, चेंज करेगा, और वो जो चेंज करेगा डिपेंड करेगा फोर्स पे। मान लें कि अभी हम इसमें फोर्स अप्लाई किया और इसका वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। हम चाहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाए, तो फोर्स और ज्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे मान लिए कि ये इसको आप हम ऐसे लेके चलते हैं। अब एग्जाम्पल आपसे, अभी जैसे इसकी मोमेंटम जो है वो कितनी है? 0। क्लियर? अब हल्का फोर्स लगाते हैं, हल्का मोमेंटम चेंज किया ना, मोमेंटम 0 से कुछ हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ। वो किस बात पर डिपेंड किया? कितना ज्यादा चेंज? जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे इसका मोमेंटम भी ज्यादा चेंज करेगा, है ना। तो अब इसका मतलब कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो डिपेंड, अब देखो, अब अगर हल्का करेगा फोर्स कम लगा, वहीं पे गिर गया। और अगर हम गया ना दूर, और अगर हम थोड़ा उससे भी ज्यादा गया, और अगर हो सकता है कि हम उससे भी ज्यादा लगाए, तो ये सब चीज देखो। अब चौक को देखोगे तो चौक में सबसे ज्यादा मोमेंटम जिसका था वो सबसे ज्यादा दूर गया, जिसका मोमेंटम सबसे कम था वो सबसे कम गया। अगर बीच में कोई आ जाता तो जहां मोमेंटम ज्यादा था वहां आपको चोट ज्यादा लगता। अब ये मोमेंटम लेकिन सब शुरुआत कहां से किया है? 0 से, और सब में चेंजिंग हुआ है, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा और किसी में बहुत ज्यादा। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हम यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि फोर्स जितना बढ़ाओगे मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज करेगा।
फोर्स जितना कम रखोगे मोमेंटम उतना कम चेंज करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे चौक रख करके एकदम हल्का फोर्स एकदम हल्का लगाते तो हो सकता है मोमेंटम नहीं भी चेंज करे। जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज करेगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मान लिए कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है having momentum initially p1, after applying a force इसका मोमेंटम मान लेते हो जाता है p2। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि उल्टा चले कि चेंज इन मोमेंटम, लिखिए कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अब आप यहां से क्या बोलिएगा कि डेल्टा पी का मतलब हो गया बाय डेल्टा टी। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ना, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आप इसको थोड़ा सा उल्टा लिखेगा तो क्या लिखेगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया p2 माइनस p1 और टाइम की जगह ले लेते हैं कितना t। मतलब शुरू में मोमेंटम था कितना p1, लास्ट में हो गया p2। तो चेंज कितना किया, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो शुरू में मतलब लास्ट में जो आया उसमें से शुरू वाला को माइनस करेंगे ना। मान लिया आपके पास शुरू में 10 रुपया था, अब हो गया आपके पास 50 रुपया, तो कितना चेंज हुआ 40। तो लास्ट वाला में से पहले वाला को माइनस किए। तो शुरू में मोमेंटम था p1, लास्ट में हुआ p2, तो मोमेंटम कितना चेंज किया, तो p2 माइनस बाय में t, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू p2 के जगह पर क्या लिखेंगे mv, और p1 के जगह पर क्या लिखेंगे mu और बाय में t, ठीक। हमेशा याद रखना, क्योंकि जो भी क्लास से पढ़ो ये प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हटाना होगा ना तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट लेते हैं। क्या होता नहीं होता बात का सब चीज है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट लेंगे। ये प्रोपोर्शनल को हटा करके यहाँ पे लिखते हैं k, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, फैक्टराइजेशन तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो, इसमें दोनों में क्या कॉमन है m। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा v माइनस u और बाय में क्या बचा t। v माइनस u बाई टी क्या होता है, v माइनस u बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो इसका मतलब आपका आ गया कि f बराबर k m a, k m। अब v माइनस u बाई टी को जगह पर क्या लिखे a, एक्सेलरेशन होता है। k का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, k का वैल्यू कितना लेते हैं 1, f बराबर आपका क्या हो गया m इंटू। और ये आपको हमेशा याद रखना कि फोर्स बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले हम आपको क्या बताया मोमेंटम कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ का मतलब कि टाइम, कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एफ। उल्टा कर दिए तो p2 माइनस p1 बाई टी। p2 के लिए मतलब शुरू में मोमेंटम था mu इनिशियली, लास्ट में हुआ mv माइनस mu बाई टी। चेंज इन टाइम हम लोग t ले लेते हैं, तो फिर v माइनस u बाई टी के यहाँ पर एक्सेलरेशन लेते हैं। तो फोर्स बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स को हम मेजर किस चीज में करते हैं तो न्यूटन में।
ऐसा यूनिट जो होता है उसका फोर्स का वो न्यूटन होता है, और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है आपका डाई। फोर्स का दो यूनिट, मतलब ऐसे तो जैसे कि हम लोग है ना मास वजन तो केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं ना, तो वैसे फोर्स को भी होता है न्यूटन भी होता है, और उसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। ठीक, क्लियर यहां तक? और ऐसे उसको हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स का पहले मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, या इसको आप न्यूटन भी कह सकते हैं इसका, और इसको शॉर्ट में हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, या शॉर्ट में एन लिखा जाता है। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है आपका डाइन। ठीक है, सीजीएस एसआई ये सब हम लोग बाद में डिस्कस फिर फर्दर करेंगे अभी। और अब एक चीज देखो कि अब यहां से देख रहे हो ना कि फोर्स एम वी माइनस यू बाई टी, टी जो है वो आपका नीचे है। अब जैसे जैसे तुम टी को बढ़ाओगे तो फोर्स आपका क्या होगा, घटेगा, रेसिप्रोकल है, हमेशा दिमाग में रखना। अब इससे हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बताते हैं। अभी तक आपको समझ में आया हो नहीं आया हो क्या है मोमेंटम, तो खैर अभी समझ में आया होगा क्या बोले। देखो फोर्स अगर तुम देखोगे तो फोर्स बराबर क्या लिखे, एम के का वैल्यू 1 है, वी माइनस यू बाई में टी। बाई मतलब देखो दो तरह का प्रोपोर्शनल जो होता है, दो तरह का होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली। अगर एक बढ़ाने से दूसरा बढ़े तो उसको कहेंगे डायरेक्टली, और अगर एक के बढ़ाने से दूसरा घटे तो इनवर्सली है। अब समझने के लिए तुम समझो कि मान लो कि हम यहाँ पे इसको जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था 2 केजी का, ठीक है, जा रहा था विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इस पे एक फोर्स अप्लाई किए और 2 केजी का 2 ही केजी था, चेंज हो गया इसका स्पीड अब 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो लगा वो लगा आपका 2 सेकेंड। ठीक है ना, ये सब डेटा हम आपको दे देंगे। 2 केजी का ऑब्जेक्ट था, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, फोर्स अप्लाई किए, 2 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स लिखना होगा तो लिखेंगे m, तो 2 v माइनस यू, तो 4 माइनस 2 बाई में 2 से 2 कट गया, 2 न्यूटन आया ना, 2 न्यूटन। लेकिन हम कहते कि नहीं ये 4 सेकंड था। अब अगर हम 4 सेकंड यहां पे ले लें तो फोर्स कितना हो जाएगा, पहला केस में सेम वही चीज लिखे। अब यहां पे फिर वही 2 केजी का ऑब्जेक्ट था, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर फोर्स लगाया तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम कितना ले लिया वो इस बार 4 सेकंड। अब फोर्स निकालो तो F बराबर क्या लिखोगे, m, तो 2 फिर 4 माइनस 2 बाई 4, 2 बाई 2 1 न्यूटन। क्या समझे? अब आप देखिए तो टाइम बढ़ाया, सब कुछ सेम रखे, सिर्फ टाइम बढ़ाया तो फोर्स मेरा क्या हो गया, घट गया ना। अब इसके पीछे लॉजिक आई, तो इसका जनरल लाइफ में लॉजिक क्या है। अब कोई क्रिकेटर को देखोगे कैच करते हुए, क्रिकेट खेलो ना, क्रिकेट चलो खेलो, तो मान लीजिए एक बैटमैन जो है, यहाँ पे बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा था, बॉल को हिट किया, बॉल तेजी से आया यहां पे, ऐसे उड़ गया, यहां पर फील्डर इसको कैच करना है।
ठीक, अब ये हाथ यहाँ लगाएगा और इसको कैच करेगा। स्पीड तो सेम है, कुछ तो बॉल में स्पीड होगा। हमेशा देखोगे फील्डर क्या करता है कि कैच करते समय पहले हाथ को ऐसे रखता आगे, और फिर जैसे ही उसके पास बॉल आता है, टकराता है, उसे यहाँ पर रोके नहीं रखता, उसको हाथ को धीरे धीरे वो पीछे लाता है। देखो ना, ऐसे करता बॉल को। या जो विकेट कीपर होता है ग्लव्स को पकड़ करके ऐसे पहले हाथ ग्लव्स को आगे ले जाता है और फिर बॉल पकड़ने के बाद उसको पीछे खींचता है एकदम ऐसे। देखो बॉल की नहीं, देखो या ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं रखे रहता, ऐसे लेकर ऐसे नहीं करता, या कैच ऐसे करके एकदम सीधा हाथ नहीं रखता, हाथ को ऐसे पकड़ करके फिर वो पीछे लाता है। क्यों लाता है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि बॉल जो आता है हाथ पे टकराता है, उसमें कुछ ना कुछ उसका स्पीड होता है। अब उसका स्पीड को धीरे 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 टाइम देता है। मतलब कि क्या करता है ना, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, और मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, तो अगर वो तुरंत मान लो कि मोमेंटम कुछ भी था, मान लो 50 था, 50 kg पर सेकेंड था इनिशियली उसका मोमेंटम, और एक ही सेकंड में मतलब हाथ यही रखता तो एक ही सेकंड में उसका जीरो हो गया, क्योंकि बॉल रुक गया तो मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। तो टाइम जैसे ही उसको कम देगा तो हाथ में जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। टाइम कम देगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन वो आया, हाथ में बॉल टकराया, लेकिन उसको क्या किया? धीरे धीरे उसको हाथ पीछे लाया ना। इस काम में हो सकता है कि टाइम 1 सेकंड के बजाय 4 सेकंड या 5 सेकंड हो गया। जैसे ही टाइम को बढ़ा देगा तो फोर्स जो हाथ पे लगेगा वो कम हो जाएगा, और इस तरह से जो हाथ है वो हर्ट नहीं होगा, इंजर्ड नहीं होगा, चोट ज्यादा नहीं लगेगा। समझे? तो वो बॉल को पकड़ करके पीछे इसलिए लाता है ताकि हाथ पे चोट नहीं लगे। एक कोई ईंट मजदूर जो होता है ना, देखोगे मजदूर ईंट फेंकता है, क्या तुम ईंट को कैच कर सकते हो? ऑफ कोर्स कैच कर सकते हैं। मजदूर देखोगे ना, मजदूर ऐसे ईंट फेंकता है, दूसरा मजदूर भी ईंट पकड़ता है, लेकिन वो ईंट पकड़ करके और फिर ऐसे लाएगा, मतलब कि यहाँ पकड़ करके और फिर धीरे 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 यहाँ लाएगा। मतलब कि उसका मोमेंटम को चेंज कर रहा है। मोमेंटम था शुरू में कुछ, उसको धीरे 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 करके जीरो किया, और इसमें क्या किया? थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया तो उसमें जो हाथ में लगने वाला फोर्स था वो घट गया। समझे? तो कोई भी चीज, अगर तुमको कोई दोस्त बैट फेंक के दे रहा है, तो बैट फेंक रहा तो डायरेक्ट मत रोको उसको, पहले हाथ पकड़ करके थोड़ा देर उसको पीछे लाओ। टाइम बढ़ाओगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम जैसे ही ज्यादा लगेगा तो आपके हाथ में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस किए, पहले तो मोमेंटम क्या होता है? तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। अब उल्टा अगर बात करो तो अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को कैच करना, अगर कोई भी चीज वेलोसिटी, जानते हो कि जिस चीज में ज्यादा वेलोसिटी होगा वो आपको ज्यादा चोट करेगा, जिसमें वेलोसिटी कम होगा वो कम चोट करेगा। एक बुलेट में मास भले कम होता है, लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होता है इसलिए उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। अच्छा, कभी कभी ये सोचो कि एक प्लेन है ना, प्लेन से एक चिड़िया टकरा जाता है। चिड़िया छोटा सा चिड़िया होता है, और चिड़िया टकराने के बाद प्लेन क्रैश कर जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि चिड़िया तो इतना छोटा सा चीज था, आखिर टकराने के बाद वो क्रैश क्यों कर गया? तो होता यह है कि प्लेन का जो स्पीड, मान लो कि प्लेन का स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, चिड़िया का वजन जो है काफी कम है, लेकिन चूंकि उसका स्पीड एक लार्ज स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से आकर के वो चिड़िया से टकराया है, तो वहां पे जो मोमेंटम चेंज होता है, चेंज इन जो मोमेंटम होता है या वेलोसिटी जो चेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है। वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण
मास भले कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम वहां पे ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि प्लेन को भी वो क्रैश कर देता है। अगर एक ट्रक जा रहा है रास्ते से, ये समझ में आ गया, चिड़िया और प्लेन जब टकराएगा तो वहां मोमेंटम ज्यादा होता है, मास कम है लेकिन वहां पे स्पीड, अच्छा चिड़िया का स्पीड से मतलब नहीं है, चिड़िया अगर मान लो कि जा रहा है इस डायरेक्शन में विथ स्पीड मान लिया कि 20 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन इधर से आ रहा है 700 किलोमीटर पर आवर, तो चिड़िया का जो रिजल्टेंट या रिलेटिव स्पीड निकालोगे वेलोसिटी, तो दोनों को जोड़ दो, 700 प्लस 20, 720, चिड़िया का स्पीड कितना होगा 720 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्लेन, तो उस स्पीड से टकराएगा, प्लेन को क्रैश कर देगा। उसको छोड़िए, एक ट्रक बहुत तेजी से अगर कोई ट्रक आ रहा है और उसके शीशे के सामने एक पत्थर को ऐसे उछाल दो, सिर्फ मारो नहीं, बस उछाल दो, आएगा टकराएगा और पूरा उसका शीशा चूर चूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से ट्रक आता है और उसी स्पीड से उस पत्थर से वो टकराता है, पत्थर का मास भले कम होता है लेकिन ट्रक के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण शीशे पर लगने वाला मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और वो टूट जाता है। आप देखते हैं ना कि ऐसे हम नॉर्मली चलते हैं, हवा मतलब ऐसे नॉर्मली चलते रोड पे, क्या आपको चोट लगता है? कभी फील होता है कि हमको बहुत चोट लग रहा है? कभी ऐसा महसूस किया कि हमको चोट लग रहा है, हवा हमको मार रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हवा में चलने में? नहीं। बाइक पर बैठिए और बाइक का स्पीड आप बढ़ा के 70, 80, 90 तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा ना तो जो छोटी छोटी हवा के अंदर पता नहीं क्या है जो आपको आंख में बहुत तेजी से चोट लगता है, फिर सोचते साला चोट लग कहां से रहा है, कौन चीज है जो मार रहा है? तो होता यार ये है कि हवा के अंदर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल, तो चूंकि जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में डस्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो काफी कम होता है, तो वो आपके चेहरे पर जो मोमेंटम लगाता है, मोमेंटम मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वो जो फोर्स लगाता है वो काफी कम लगाता है। लेकिन जैसी आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो आपके रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का भी वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो मोमेंटम जो हमारे चेहरे पर लगाता है वो काफी ज्यादा लगाता है और आपको चोट लगता है, बहुत अच्छा खासा चोट लगता है। बालू देखते ना, आंधी तूफान जो चलता है, बालू की जो हल्का बालू और काफी तेजी से चलता है, तो उससे भी हमको चोट लगता है। मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उससे मोमेंटम हमारे ऊपर ज्यादा लगता है। ये कुछ जनरल आपका प्रैक्टिकल में है, आपका न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है कि जो मोमेंटम में चेंजिंग आता है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहीं से आपका एक फॉर्मूला डिराइव होता है F = ma। ठीक है, आप इसको रीड कीजिएगा, फिर डाउट होगा हम इसको फर्दर हम डिस्कस इस पे करेंगे।